विद्यार्थियों, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। जीके पैकेट्स की अगली कड़ी में आज हम आप लोगों को समझाएंगे मौर्य प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण बातों के छोटे छोटे पैकेट्स आप लोगों के 10-15 मिनट के आप लोगों को देंगे। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स व रीड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। नंबर पहले कि इसमें जो पदाधिकारियों के नाम है कि सन्निधाता या कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था। कोषाध्यक्ष तो वे पदाधिकारी जो मौर्य काल में जगह जगह पर विभिन्न स्थानों पर अन्नागारों का निर्माण करते थे या कोष का निर्माण करते थे, उनको अपन क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष कहते थे। कोष गृह का निर्माण करने वाले पदाधिकारी और अन्नागार का निर्माण करने वाले जो पदाधिकारी हैं वो क्या कहलाते थे भाई? क्या कहलाते थे? सन्निधाता कहलाते थे। ठीक है, सन्निधाता कहलाते थे। आगे बात समझ में, क्या कहलाते थे? सन्निधाता कहलाते थे। कौन कहलाते थे भाई? जो कोष विभिन्न स्थानों पर कोष गृहों का निर्माण करने वाले और विभिन्न स्थानों पर किनका निर्माण करने वाले भाई? कोषाध्यक्ष का निर्माण करने वाले क्या कहलाते थे? सन्निधाता कहलाते थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि विभागाध्यक्ष, कौन सा विभाग का अध्यक्ष कौन था, ये ध्यान में रखिए। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष जो था वह सीताध्यक्ष कहलाता था। कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सीता, क्योंकि सीता माता देखो आपको पता है कि जमीन से निकली हुई है, तो इसी आधार पर आप याद कर सकते हैं। सीताध्यक्ष किसे कहा जाता था? सीताध्यक्ष कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था वह सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अब आप भी सुन लो। ठीक है, गुड्डू और सब आप भी सुन लीजिए कि सब जो बैठे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ध्यान से रीड कर रहे हैं। सीता कृषि विभाग का अध्यक्ष था। फिर पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित था। और याद करने का सीधा सा तरीका है, पण्याध्यक्ष से आप याद कर सकते हैं बाण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष या बाण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष याद करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बाण्याध्यक्ष याद करेंगे बढ़िया पण्या, एक ही बात है ना। तो पण्याध्यक्ष क्या कहलाता था? व्यापार से संबंधित जो अध्यक्ष था, व्यापार विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? पण्याध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? पण्याध्यक्ष कहलाता था। फिर सूत्राध्यक्ष, अब सूत्रा की जगह आप सूत याद कर लीजिए। सूत्राध्यक्ष किसे कहते थे? सूत का मतलब कताई बुनाई करने वाले जो विभाग का अध्यक्ष था, कताई बुनाई धागा बनाने वाली मिल का अध्यक्ष जो था वह क्या कहलाता था? सूत्राध्यक्ष कहलाता था। आगे बात समझ में। फिर लूणाध्यक्ष, लूणाध्यक्ष किसे कहते थे? बैठे रहो। लूणाध्यक्ष किसे कहते थे? बूचड़ खाने का अध्यक्ष, जहां पर विभिन्न पशुओं को काटा जाता था उसका अध्यक्ष लूणाध्यक्ष कहते थे। ठीक है, पशुओं को काट करके लूण मिला करके खा जाते, लूणाध्यक्ष बूचड़ खाने का जो अधिकारी होता था उसको लूणाध्यक्ष कहते थे। और विविताध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष, चारागाह विभाग जो था ना उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? विविताध्यक्ष कहलाता था। आप ये भी याद कर सकते हैं, विविता की जगह विवाहिता याद कर सकते हैं। विवाहिता चारा लाती है, भैंस को खिलाती है और भैंस दूध देती है और हम दूध पीते हैं। समझ गए ना? विवाहिता दूध चारा लाती है, विवाहिता क्या लाती है? चारा लाती है। तो विवाहिता की जगह क्या याद कर लेंगे? विविता अध्यक्ष का मतलब हो गया चारागृह विभाग की जो अध्यक्ष है, चारागाह विभाग की जो अध्यक्ष है वे क्या कहलाता था? विविता अध्यक्ष कहलाता था। लक्षणाध्यक्ष जो था वो मुद्रा जारी करने वाले विभाग का अध्यक्ष होता था। और आठविक, अगर 8वीं तक पढ़ोगे, 8वीं को कैसे याद कर लेंगे? 8वीं तक ही पढ़ोगे तो वनों में ही भटकोगे। तो वन विभाग का जो अध्यक्ष था वह क्या कहलाता था? आठविक कहलाता था। अगर 8वीं तक ही पढ़ोगे तो वनों में ही भटकोगे। आठविक का मतलब क्या होता है? वन विभाग का जो अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे? आठविक कहते थे। बच्चा नाम कर लो, आप याद कर लो इनको, क्योंकि जो याद करता है वही आगे बढ़ता है। अब है 5 प्रांत कौन कौन से थे? मौर्य काल में 5 प्रांत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य था वह 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अब या तो ये पूछ लेंगे कि अशोक के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत नहीं था। 5 प्रांत, कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 5 प्रांतों में। लेकिन कौन कौन से थे वो आपको याद रखना पड़ेगा।
उत्तरापथ दक्षिणापथ, ये तो मैंने क्रम से लिख दिया है, उत्तरापथ दक्षिणापथ याद रह जाएगा। उत्तरापथ दक्षिणापथ, उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी कौन सी थी? सुवर्णगिरी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। ठीक है, उत्तरापथ तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? अवंती उज्जैनी। ठीक है, और कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोशली। भाई कलिंग 261 ईस्वी पूर्व में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। शाबाश। कब हुआ था? 261 में। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? कौन था? नंदराज था, हंसराज नहीं था, नंदराज था कलिंग का राजा। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद कलिंग की राजधानी किसे बनाई थी? कौन से नगर को? तोसाली को बनाई थी, या तोसली या तोसाली। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसाली थी। और मध्य देश की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो कौन कौन से प्रांत थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और मध्य देश। ठीक है ना, ये 5 प्रांत थे। अब और देखिए, नगरीय प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौर्य प्रशासन में जो नगर का प्रशासन जो है ना, वो 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। अब प्रश्न पूछ ले कि नगरीय प्रशासन में कौन सी समिति क्या कार्य करती थी, उनके काम बताने हैं आप लोगों को, या कौन सी समिति किससे संबंधित थी। तो 6 समितियां हैं: प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति और पंचम समिति और 6वीं समिति। प्रथम समिति क्या कार्य करती थी? उद्योग व शिल्प से संबंधित काम करती थी। उद्योग धंधों की स्थापना, या उद्योग धंधे ठीक से कार्य कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्या उद्योग चल रहे हैं, उनके बारे में निर्णय कौन सी समिति? प्रथम समिति किससे संबंधित थी? उद्योग शिल्प से संबंधित थी। द्वितीय समिति विदेशियों के देख रेख से संबंधित थी। विदेशी जो आए हैं, कितने विदेशी आए हैं नगर में, कौन बाहरी व्यक्ति आ गया है नगर में। आजकल तो कोई आता जाता रहता है, पता नहीं पड़ता, लेकिन उस समय इतनी जनसंख्या कम थी, तो कौन सा व्यक्ति इस नगर में आया है, नया व्यक्ति कौन आया है, सब मालूम पड़ता था। तो विदेशियों की देखरेख जो है वह कौन सी समिति करती थी? दूसरी समिति करती थी। कौन सी समिति करती थी? दूसरी समिति करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की निगरानी करती थी। और तीसरी समिति जो थी वह किससे संबंधित थी? जन्म मरण से। नगर में कौन नया बच्चा जन्मा है, कौन पुराना बच्चा मरा है, कौन मरा है, कौन नया, किसका नव जन्म हुआ है, तो उनका निर्णय कौन सी समिति करती थी? तीसरी जन्म मरण से संबंधित थी। तीसरी जन्म मरण से संबंधित समिति कौन सी थी? तीसरी। चौथी समिति किसके बारे में ध्यान रखती थी? व्यापार व वाणिज्य के बारे में। व्यापार व वाणिज्य के बारे में समितियां जो थी, चौथी समिति व्यापार व वाणिज्य के बारे में ध्यान रखती थी। जो निर्मित वस्तु कोई बनी है उसकी कितनी क्रय की गई है, कितना क्रय विक्रय हुआ, उसका खरीदारी कितनी की है लोगों ने, विक्रय कितना हुआ है, उसके बारे में कौन सी समिति निर्णय करती थी? 5वीं समिति। 5 समिति जो है, 5वीं समिति क्रय विक्रय से संबंधित है। इधर से क्रय करो, इधर से विक्रय करो। ठीक है, विक्रय करो और क्रय करो। एक हाथ से क्रय करना और दूसरे हाथ से विक्रय करना। देखो हाथ से आ रहा है क्रय विक्रय, है ना, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय। इसका मतलब क्रय विक्रय समिति कौन सी थी? 5वीं समिति। याद हो गया होगा क्रय विक्रय कौन सी समिति थी? 5वीं समिति थी। और 6वीं समिति 6 बिक्री 6 भाया बिक्री 6, बिक्री 6 भाया बिक्री 6, गाय बिक्री 6, भैंस बिक्री 6, गाय बिक्री 6, ट्रेन बिक्री 6, रेल बिक्री 6, सब कुछ बिक्री। बिक्री कर से संबंधित समिति कौन सी थी? 6वीं समिति। 6वीं समिति किससे संबंधित थी? बिक्री कर से संबंधित थी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहली बात, नगर प्रशासन की बात कर रहे हैं, 6 समितियों की बात कर रहे हैं, तो नगरों में आपको पता है पहला काम है, उद्योग धंधे होते हैं, वहाँ पर खूब सारे उद्योग लगे होते हैं, कल कारखाने लगे होते हैं। तो पहली समिति किससे संबंधित है? उद्योगों से संबंधित है। याद हो जाएगा। दूसरी समिति, नगर में कौन आया है, तो विदेशियों से संबंधित समिति कौन सी है? दूसरी समिति है। तीसरी जो है, कौन जन्मा है, कोई मरा है, बाहर से आया है, फॉरेन से आया है, फिर कोई नया आया है। तो दूसरी तो फॉरेन से आया है और नया आया के लिए तीसरी समिति है। चौथी समिति किससे संबंधित है? हाँ बताओ, चौथी समिति किससे संबंधित है? लघु गए। चौथी समिति व्यापार व वाणिज्य से संबंधित है। 5वीं समिति क्रय विक्रय। 6वीं समिति बिक्री 6,
आगे बात समझ में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे कि मेगस्थनीज ने मौर्य समाज में 7 जातियों का वर्णन किया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य समाज में कौन सी जाति नहीं थी, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आप लोगों से पूछ ले, मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन समाज में कौन कौन सी जातियाँ थी, तो 7 जातियों के नाम याद रखेंगे। दार्शनिक, पशुपालक, कारीगर, जगह तो 7 जात सेम, तो 7 जात कौन कौन सी? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, निरीक्षक और सभासद, ये 7 जातियाँ थी। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप लोगों से पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके पास 6 लाख पैदल सेना थी। 6 लाख पैदल सैनिक थे, पैदल चलने वाले, लड़ाई होती थी ना, जब पैदल चलने वाले 6 लाख लोग थे उसकी सेना में। 50,000 अश्वरोही थे। अश्वरोही कितने थे? 50,000। 9,000 हाथी थे और 800 रथ थे। 800 रथ थे। तो यह हमें किससे मालूम पड़ता है? तो आप बताएंगे मेगस्थनीज की इंडिका से ये हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रीट की दृष्टि से, राजस्थान पुलिस की दृष्टि से, पटवार की दृष्टि से और 10th क्लास के स्टूडेंट की दृष्टि से आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।